नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। अभी मैं मौजूद हूँ होटल ताज भोपाल में। आप भोपाल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एग्जीबिशन लगाया गया है, पेंटिंग एग्जीबिशन है कि 1960 के दशक और 1970, 80 और चाहे हम 2000 की बात करें, उस समय का भोपाल कैसा दिखता है, आप इन पेंटिंगों के माध्यम से देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ की जो मैम है। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। बहुत धन्यवाद। शुरुआत होती है इस एक पेंटिंग एग्जीबिशन की, इसके बारे में बताएँगी कुछ? देखिए, मेरे पिताजी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जन्मे थे और बचपन से ही उनमें एक प्रतिभा थी पेंटिंग की। सबसे पहले शायद कहते हैं 6 साल की उम्र में उन्होंने भट्टे का चित्र बनाया, ऐसे उनकी शुरुआत हुई। लेकिन बाद में जाके उन्होंने छोटे छोटे जो पेंटिंग्स है दीवार पे, ये जो चारकोल होता है या जो दिए में जो काजल बनता है, उससे उन्होंने वो पेंटिंग उकेरे दीवारों पे। इस तरह से उनकी शुरुआत हुई। फिर 1965 में वो उज्जैन से एक नौकरी के सिलसिले में भोपाल आके बसे। मॉडल स्कूल की शुरुआत हुई थी यहाँ पे, जिसमें उनको पेंटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था। और वहाँ रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों की सैर की और कई जगह आर्ट कैंप में भाग लिया। तो जैसे ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये 2012 में ताजुल मस्जिद के पास जो हमारा पुराना भोपाल है, उसको इन्होंने पेंट किया है। एक पेंटिंग है भोपाल का लेक है, उसको भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसको किया है। गौहर महल 2002 में एक आर्ट कैंप में उन्होंने उसको पेंट किया है। इस तरह से वो बहुत घूमते थे और जिस भी जगह उन्हें कोई इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ दिखती थी और वो अपना पेंट करते थे या स्केचिंग करते थे। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम किया मध्य प्रदेश में। अभी आपके पास कितना कलेक्शन होगा पेंटिंग्स की बात करें तो? हज़ारों की तादाद में उनके पेंटिंग्स हैं। असल में वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में उन्होंने कई एग्ज़िबिशंस की। यूरोप, अमेरिका, साउथ कोरिया, दुबई, शारजाह, थाईलैंड, बहुत कई देशों की उन्होंने यात्रा की और वहाँ पे उनके पेंटिंग एग्ज़िबिशन हुआ। तो वहाँ के कई संग्रहालयों में भी उनके पेंटिंग्स हैं और हमारे घर पे करीब हज़ारों की तादाद में अभी भी उनके पुराने पेंटिंग्स। उनकी एक आदत थी अपने सारे पेंटिंग्स को सहेज के रखने की। तो उनके बहुत रेयर 1950 से लेके अभी तक के दशक के सारे उनके जो काम हैं, पुराने कुछ तो ऐसे फट के टुकड़े हो गए, लेकिन वो सहेज के रखे हुए हैं उन्होंने। और फिर वो जापान गए थे। जापान में 2 बार उनकी एग्ज़िबिशन हुई और 1990 के दशक में उन्हें एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ओसाका त्रिनाले अवार्ड। वो अब तक के एकमात्र भारतीय है जिसको उस प्रेस्टिजियस एग्ज़िबिशन में अवार्ड मिला दुनिया में। अगर मैं बात करूँ कि क्या प्राइस होगी इन पेंटिंग्स की, थोड़ा प्राइस के बारे में बताएँ? प्राइज़ तो देखिए प्राइसलेस है, ऐसा कहूँगी तो इसको तो हम पैसों में बाँध नहीं सकते, पर अमूल्य है, ये धरोहर ही अमूल्य है। पर ये जितना पुराना आर्टिस्ट का काम होता जाता है, उतना उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। तो हाँ, लाखों में। और जो ऑक्शन हाउसेस हैं, उन्होंने भी ऑक्शन में पेंटिंग रखे हैं। कई जगह ऑक्शंस में भी उनके पेंटिंग जाते रहे हैं, देश और दुनिया के जो ऑक्शंस हुए हैं उसमें। अगर मैं बात करूँ कि अभी आपने कहाँ-कहाँ ऑर्गेनाइज़ आपने इस एग्जीबिशन को किया, थोड़ा बताएँगी? 2017 में उनकी डेथ हुई, 29 मई को। उसके बाद से मैंने तय किया, क्योंकि मैं उनकी जो मृत्यु की तारीख है वो याद नहीं रखना चाहती थी। तो उनका 25 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। मैंने ऐसा तय किया कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल उनके नाम पे आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और चूँकि मैं संगीत से हूँ, मैं खुद सितार वादिका हूँ, पिताजी की बहुत रुचि थी। तो हमारा जो घर में स्टूडियो है, उनका पेंटिंग स्टूडियो, वहाँ एक तरफ वो पेंटिंग करते थे, दूसरी तरफ मेरा सितार का रियाज़ चलता रहता था। तो इस तरह से हमारा एक तालमेल था संगीत और पेंटिंग का। तो इसलिए वो जो हम शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं फेस्टिवल, उसमें हम 3 दिन, लगभग 3 दिन समारोह करते हैं। उसमें म्यूज़िक भी होता है, साहित्य भी होता है,
पेंटिंग भी होता है। और पहला उनके जाने के बाद ऑर्गेनाइज़ किया था मानव संग्रहालय में। तो उस वक्त संग्रहालय भोपाल। मानव संग्रहालय भोपाल ने हमें काफ़ी मदद की थी। पूरा वो उनका 3 दिन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था। मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने स्पॉन्सरशिप दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो पहले आईसेक्ट कहलाती थी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया था। तो पहला मानव संग्रहालय भोपाल में हुआ, फिर दूसरा शो हुआ वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हिंदुस्तान की जो सबसे पहली आर्ट गैलरी है धूमीमल आर्ट गैलरी, उनके कोलैबोरेशन में दिल्ली में हुआ था। तो वहाँ उनकी करीब 15 दिन की एक एग्ज़िबिशन बड़ी लगी थी, और मेरे सितार से उसका ओपनिंग हुआ था। इसके बाद तीसरा जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल ने किया। हम लोगों ने एक कॉलेज के स्टूडेंट्स की पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ की थी। मैम मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अलग-अलग तरह की पेंटिंग्स हैं, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे कौन-कौन सी? हाँ, जैसे ये पेंटिंग है आगर का। आगर जो उज्जैन के पास एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ कभी ये गेट हुआ करता था, उसका है। फिर ये उन्होंने सांची में भगवान बुद्ध के जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं उससे इंस्पायर होके भगवान बुद्ध का चेहरा बनाया हुआ। ये है 1970 में मांडू का, 1976 का मांडू के स्केचेस किए हैं। ये 1975 खजुराहो है। वो जहाँ भी जाते थे उनके पास एक शीट होती थी और पेन होता था, और वो उस पे भगवान कृष्ण की पेंट। हाँ, ये खजुराहो के मूर्ति से लेके कृष्ण नहीं है, ये वहाँ किसी एक मूर्ति है मेरे ख्याल में। ये एक जनरल वहाँ मतलब लोगों के लिए है। और ये किस चीज़ की पेंटिंग ये वाली? ये एमपी की एक जगह है आगर। ये आगर का पुल है और वहाँ का उन्होंने ये और ये वाली मैम इसके बारे में बताइए तो। और ये जहाज महल मांडू है। ये भी 1986 का है। मतलब आप देखिए उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है, और वो हर बार कहीं कहीं जाके और स्केचेस और पेंटिंग्स करते थे। जैसे ये शायद रतलाम का है, रतलाम टावर, पुराने 60 के दशक में, 1960 का काम है मेरे ख्याल में। अभी यहाँ जो हमारा कलेक्शन है उसमें सबसे पुराना यही होगा। 1960 में रतलाम कह सकते हो। रतलाम व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा शहर था। सारा कपड़ा और सारी चीज़ें बनती थी, ये उस समय का रतलाम है। बाजार का दृश्य है ये। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत बड़ा ये पेंटिंग, इसके बारे में बताएंगे? एक हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ। उसके पहले मैं आपको ये 1970 में भोपाल का है, ये पुराना ताजुल मस्जिद के पास कहीं का। 1970 का भोपाल कैसा दिखता था। तो ये वाटर कलर है, और ये अलग अलग माध्यमों में उन्होंने किया हुआ है। स्केचेस हैं, वाटर कलर है, पेस्टल कलर है, और बाद में वो धीरे धीरे फिर अमूर्त चित्रण की तरफ चले गए। तो आप ये जो बहुत ब्राइट कलर्स देख रहे हैं, हरा कलर है, लाल है, पीला है, तो ये सब वो कहते थे, चूँकि वो उज्जैन में जन्मे थे, मालवा रीजन कहलाता है, और यहाँ मंदिरों के सामने से सिंदूर के, मेहंदी के ढेर लगे होते थे, जो उनकी इंस्पिरेशन है। जैसे आप इसमें देखेंगे काफ़ी हद तक आपको हरा रंग जो दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्शन, मॉडर्न आर्ट। बाद में वो इस तरफ डाइवर्ट हुए थे, और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। आखिरी सवाल ये है कि जो जितनी सी पेंटिंग्स हैं, हम 60 की दशक के देखें, 70, 80, 2000 के दशक के, तो सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाहती हैं इस पेंटिंग्स के द्वारा, अगर आप अपने नज़रिए से देखें, क्योंकि आपके बाबा थे, आप ज़्यादातर समझ सकती हैं? मैं मैसेज तो ये देना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पिताजी को मैंने बचपन से देखा, हर माध्यम में उन्होंने काम किया, फिगरेटिव से, लैंडस्केप से लेके, पोर्ट्रेट से लेके, और फिर बाद में वो एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आए। तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ एक छोटा सा टाइम स्पैन नहीं होता है जिसमें आप काम करते हैं। ये आपकी एक लंबी यात्रा होती है, और उस यात्रा में अलग अलग पड़ाव होते हैं जो हर आर्टिस्ट को पार करना पड़ता है और करना चाहिए। उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। उस पेशेंस के साथ आप काम करेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे और आगे के क्या प्लान्स हैं इस पेंटिंग एग्जीबिशन को लेकर? क्या आप, जैसे कि आपके बाबा ने जापान और काफ़ी विदेशी यात्रा की है, क्या आप भी इस पेंटिंग्स को जो है विदेशों में ले जाके एग्जीबिशन करना चाहिए? जी, मेरी यही कोशिश है कि उनके हर जन्मदिन पे हम आर्ट फेस्टिवल करें, जैसा मैं अभी तक करती आई हूँ। और ना सिर्फ क्योंकि हर जो आर्ट है वो इंटर रिलेटेड है,
पेंटिंग, संगीत, साहित्य सब एक दूसरे से जुड़ी है, नृत्य। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी हम ये अलग अलग शहरों में और दुनिया के भी अलग शहरों में, अभी पेरिस में करने का प्लान है क्योंकि फ्रांस में, पेरिस में बहुत जाती रहती हूँ अपने प्रोग्राम के सिलसिले में। तो एक आर्ट शो वहाँ करने का प्लान है और हम ये चाहेंगे कि इसके साथ दूसरे आर्ट फॉर्म्स भी हम जोड़ें और एक पूरा फेस्टिवल ऐसा बनाएं जिससे नए लोगों को ये मैसेज जाए और इनकी कला ज़िंदा रहे। जो मेरे पिताजी थे, उनकी कला को हम और लोगों तक पहुंचा के और नए लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि इस ज़माने के लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, कितना काम किया, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखा, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए और अपनी इच्छा शक्ति के दम पे दुनिया भर में नाम कमाया और बहुत ईमानदारी और बहुत डेडिकेशन, समर्पण के साथ। थैंक यू सो मच मैम न्यूज 18 धन्यवाद।